गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर में संरचना। भी एटम है जो हमारा परमाणु है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है। जो वर्ड है एटम वर्ड है, एटम वर्ड इज डिराइव्ड। जो अपना एटम शब्द है, परमाणु शब्द है, इसको डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड है एक, derived from Greek word। क्या है ये वर्ड? एटोमियो। एटोमियो। एटोमियो क्या मीनिंग है इसका? विच मीन्स अनकटेबल, जिसको काटा न जा सके। और दूसरा क्या बोल सकते हैं? नॉन डिविजिबल। क्या पढ़ेंगे? यूनिट अपनी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के जो भी पार्टिकल्स एटम के अंदर क्या क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पता ही है वैसे नॉर्मली सभी को, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे उनकी डिस्कवरी हुई, उनके ऊपर क्या चार्जेस है, क्या मास है, क्या इफेक्ट्स है उनके ऊपर। तो एटम वर्ड है ये डिराइव किया गया है ग्रीक, अपना वर्ड है टोमियो, जिसका मतलब है अनकटेबल, जिसको न काटा जा सके, और नॉन डिविजिबल, जो विभाजित न हो आगे और हिस्सों में न बांटा जा सके जिसको। लेकिन जैसे ही जो अपनी 20th सेंचुरी शुरू हुई विद द बिगनिंग ऑफ सेंचुरी, क्या हुआ? जैसे 20वीं शताब्दी हमारी शुरू हुई, हमें ये पता चला कि एटम सब डिवाइडेड हो जाता है। सब डिवाइडेड हो जाता है। और सब डिवाइडेड कितने पार्टिकल में होगा? इट वॉज फाउंड दैट एटम कैन बी सब डिवाइडेड। एटम को सब डिवाइड किया जा सकता है, ये पाया गया। ये किसने देखा कि सब डिवाइड किया जा सकता है? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए कुछ रिसर्च वर्कर थे, जैसे जे जे थॉमसन हुआ, अपना रदरफोर्ड हुआ, नील्स बोहर हुआ, और चार्विक हुआ, मोसेली हुआ। और उन्होंने क्या प्रूव किया कि एटम के पास खुद के पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बच्चे जितना करेंगे बताऊंगा आपको सभी, लेकिन लिखूंगा वही जितना बच्चे कर सकते हैं। तो क्या पता चला? एटम को सब डिवाइडेड किया जा सकता है। इट वॉज फाउंड दैट एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू मेनली 3 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। 3 टाइप के पार्टिकल्स मेनली, वैसे तो और भी हैं। कौन कौन से? सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनमें डिवाइड किया जा सकता है। तो ये भी पता चला। पहले क्या समझा था जाता था कि एटोमियो, एटम का क्या मीनिंग है? जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिस्कवरी धीरे धीरे हुई है, उसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। मॉडिफिकेशन क्या हुई? क्या बताया गया सबसे पहले कि एटम को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी हमारी शुरू हुई, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, मोसेली था, जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नेल्स बोहर, इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किए और क्या पाया कि जो एटम है उसको फर्दर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल मेनली है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, इनमें डिवाइड किया जा सकता है। और मेजर प्रॉब्लम भी थी साइंटिस्ट पे इस समय पे। द मेजर प्रॉब्लम बिफोर द साइंटिस्ट
एट दैट टाइम वर। उस समय पे जो हमारे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनके सामने जो समस्याएं थी वो ये थी। पहली समस्या ये थी टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल कैसे हैं। टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपने डिस्कवर हुए, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे ये डिस्कवर हुए तो प्रॉब्लम क्या आई कि एटम स्टेबल कैसे है। इतने सारे पार्टिकल हैं तो एटम स्टेबल कैसे। स्टेबल का मीनिंग होता है जो बना रहे, जो बना रहे वो स्टेबल होता है। तो एक प्रॉब्लम तो ये थी कि वो स्टेबल कैसे है जब उसमें इतने सारे तरह के पार्टिकल हैं। दूसरी समस्या क्या थी कि एक एलिमेंट का बिहेवियर दूसरे के साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट with other on the basis of physical and chemical properties। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से किस तरह से अलग करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम थी उस समय पे। थर्ड जो आपकी साइंटिस्ट के सामने जो प्रॉब्लम थी, थर्ड वो प्रॉब्लम क्या थी, एक्सप्लेन करना कि जो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल है वो कैसे बनते हैं। टू एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। क्या थी थर्ड अपनी प्रॉब्लम कि किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से। टू नो या टू एक्सप्लेन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आर formed by the combination of different kind of atoms। विभिन्न परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से, किस प्रकार के कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O भी बनता है, H2O2 भी बनता है। तो क्या कंडीशन होती है उनके बारे में पता करना। जो फोर्थ प्रॉब्लम थी नेचर, प्रकृति के बारे में पता करना। और ओरिजिन, ओरिजिन भाई उत्पन्न कहां से हुई है, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। टू नो द नेचर, नेचर होता है प्रकृति, एंड ओरिजिन, उत्पत्ति बोलते हैं ओरिजिन को, भाई कहां से उत्पन्न हुई है। टू नो द नेचर, किस तरह की है वो, ओरिजिन कहां से उत्पन्न हुई है। टू नो द नेचर एंड ओरिजिन, किसका, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्सॉर्ब और एमिटेड, जो अवशोषित किए हैं, बाहर निकाल लिए हैं बाय द एटम। एटम ने जो जिस तरह की कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको एब्सॉर्ब किया है या एमिट किया है, उसकी नेचर क्या है और ओरिजिन क्या है उसको जानना। ये चार समस्याएं थी। पहली समस्याएं क्या थी भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए हैं तो एटम स्टेबल क्यों है।
दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, एक एलिमेंट को कंपेयर करना दूसरे एलिमेंट के साथ, किसके बेस पे, बेस्ड अपॉन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि किस तरह, हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, अलग अलग तरह के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल बनाने के लिए। फोर्थ प्रॉब्लम क्या थी कि एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं, उनका नेचर क्या है, किस तरह की है वो रेडिएशन, एंड ओरिजिन और उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ये चार समस्याएं उस समय पे थी। अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अभी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ। इन द मिड ऑफ 1850s, 1850 के बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन मेनली कौन था, फेराडे। फेराडे ने क्या किया, फेराडे स्टडी किया, इसने स्टडी ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। क्या किया 1850 में, फेराडे ने स्टडी किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, भी इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है थ्रू गैस, गैस से इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब में रखी हुई है गैस। और क्या पाया उसने, क्या पाया उसने, सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। एक डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास ट्यूब होती है, दोनों सिरे इसके क्लोज होते हैं, और इस ट्यूब का नाम क्या है, जो डिस्चार्ज ट्यूब है थ्रू गैस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब नोन एज, इस डिस्चार्ज ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, फेराडे ने क्या किया, गैस थी, गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, और कहाँ रखी हुई है गैस, एक डिस्चार्ज ट्यूब में, और इस डिस्चार्ज ट्यूब को क्या बोलते हैं हम, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। उसने क्या पाया कि जो एयर है और दूसरी गैस है, एयर भी एक गैस का मिक्सचर ही है, इसमें बहुत सारी गैसेस जैसे O2 N2, तो क्या पाया, जब एयर या किसी गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है नॉर्मल कंडीशन पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता, गैस कंडक्ट नहीं करती। पहले तो मैं डिस्चार्ज ट्यूब आपको बनाकर दिखाता हूं, डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होगा। ये अपनी होगी डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ये देखने के लिए कि गैस कंडक्ट करती है या नहीं। नेगेटिव कैथोड, पॉजिटिव, ये क्या है, एनोड। और इसमें एक वैक्यूम पंप भी हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि प्रेशर की कंडीशन रहती है, यहाँ पे प्रेशर भी हम चेंज करते हैं। और ये कनेक्ट किया हमने, किससे कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज से। ये वैक्यूम पंप से, वैक्यूम पंप क्या होता है, जो प्रेशर को डिक्रीज करता है। आपने शायद देखा हो, जो सफाई के लिए यूज किया जाता है वो वैक्यूम पंप ही होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज। और इसके अंदर क्या है, गैस। तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूं क्या पढ़ रहे हैं हम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई, जब गैस में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया गया, उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। फेराडे ने डिस्कवर किया था 1850 के मिड में। तो क्या पाया उसने, ही फाउंड दैट जो एयर है, क्या पाया कि जो एयर है और जो अदर गैस है, एयर और अदर गैस क्या करेंगी, ये कंडक्ट नहीं करेंगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल प्रेशर है ना अपना, उस पे गैस कंडक्ट नहीं करेगी, ना ही एयर कंडक्ट करेगी। चाहे हम पोटेंशियल है ना 1000 वोल्ट का भी लगा लें, इवन इफ द वोल्टेज और पोटेंशियल इज 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट भी अगर अपनी वोल्टेज होती है तब भी गैस कंडक्ट नहीं करेगी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। अब क्या करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे हम। प्रेशर जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है उसको डिक्रीज करेंगे, किसकी सहायता से, जो हमने वैक्यूम पंप लगाया, तो करंट स्टार्ट करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। नाउ क्या करेंगे, नाउ द pressure inside the discharge tube is decreased. now अब the pressure है जो discharge tube के अंदर, डिक्रीज कैसे होगा, पुश करेंगे या पुल करेंगे, पुल करेंगे, पुश करने से प्रेशर बढ़ेगा। now the pressure inside the discharge tube is decreased with the help of वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप की सहायता से। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि करंट फ्लो करना शुरू कर देगा स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की फॉर्म, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में करंट स्टार्ट फ्लोइंग, मतलब गैस ने कंडक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे प्रेशर को डिक्रीज किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी गैस कंडक्ट नहीं करती है, जैसे ही प्रेशर को डिक्रीज किया, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ, किसके रूप में, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल का मतलब वेड़ी कह सकते हैं एक हिसाब से, वैसे स्ट्रीम का मीनिंग होता है झरना, मतलब बहुत सारे पार्टिकल हैं। इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, कहां से कहां फ्लो करते हैं, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, पार्टिकल फ्लो करते हैं कैथोड टू एनोड। तो गैस ने कंडक्ट करना शुरू कर दिया। इस रे को हम क्या बोलते हैं, जो कैथोड से निकली और एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं, दीज रेज are known as cathode rays, कैथोड रेज बोला जाता है। और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, अभी ये कहाँ जा रही है, कैथोड से निकल रही है, नेगेटिव से किसकी तरफ जा रही है, ये एनोड की तरफ। एनोड की तरफ कब जाएंगे, जब रेज के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स। तो इससे क्या पता चलता है कि रेज के अंदर क्या है, नेगेटिव पार्टिकल है। और दूसरे और दिया इसमें, अगर हमें ये नहीं पता भाई इसमें पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं या करंट फ्लो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो अपनी डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें जो एनोड है, एनोड की जगह लेंगे परफोरेटेड या फ्लोरोसेंट कोटिंग लेंगे हम, एनोड को परफोरेटेड बना लेंगे हम। परफोरेटेड का मीनिंग क्या है, एनोड ले लिया हमने एस, ये हो गया कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव हाई वोल्टेज लगाई और यहाँ पे लगाई फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये परफोरेटेड एनोड ले लिया। ये कैथोड है भाई, कैथोड यहाँ पे होगी अपनी वैक्यूम पंप, ठीक है। ये क्या होगी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। मटेरियल ही लगा लो, कोई पदार्थ लगा दिया। फ्लोरोसेंट मटेरियल पे क्या होता है, जैसे ही पार्टिकल इससे टकराता है इस पे स्किंटिलेशन प्रोड्यूस होती है। स्किंटिलेशन होती है ब्राइट स्पॉट। जैसे ही पार्टिकल यहाँ टकराएंगे, एनोड को क्रॉस करेंगे, वो क्रॉस करने के बाद कहाँ टकराएंगे, फ्लोरोसेंट मटेरियल पे, और वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी, स्किंटिलेशन, जो क्या इंडिकेट करते हैं वे पार्टिकल टकराया इससे। और ये ZnS की कोटिंग होती है यहाँ पे, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल भी बोला जाता है इसको। तो ये भी आप लिख सकते हैं भाई, फर्दर चेक किया जाता है भाई पार्टिकल टकराया है या नहीं टकराया है।
वो कैसे चेक करेंगे? फ्लोरोसेंट स्क्रीन से। क्या लिखेंगे अभी इसमें? फर्दर जो करंट फ्लो कर रहा है, द फ्लो ऑफ करंट या पार्टिकल भी कह सकते हैं, इज फर्दर चेक्ड, फिर भी चेक किया जाता है कैसे? बाय प्लेसिंग, क्या प्लेस करेंगे? परफोरेटेड, पहले तो परफोरेटेड एनोड होना चाहिए, होल करेंगे, पहले होल करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें? बाय मेकिंग होल, किसमें? इन एनोड, एंड द ट्यूब बिहाइंड, किसके पीछे? एनोड इज कोटेड विद, एनोड के पीछे है जो, कोट करेंगे उसको किसके साथ? फ्लोरोसेंट मटेरियल, मटेरियल लाइक ZnS, जो फ्लो हो रहा है करंट उसको चेक किया, होल किया एनोड में, और उसके पीछे जो भी पोर्शन है हमारा उसको कोट किया, फ्लोरोसेंट मटेरियल है ZnS। तो जैसे ही रे स्ट्राइक करेंगे ZnS कोटिंग को, ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा। व्हेन रे पास थ्रू द एनोड, it strike ZnS and produce a bright spot। तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है कि यहाँ पे कैथोड रे प्रोड्यूस हुई, कैथोड रे प्रोड्यूस हुई, और कैथोड रे में क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो लेटरली हम डिस्कस करेंगे। अभी जो प्रॉपर्टीज हैं कि कैथोड रे किस तरह की है, वो प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।